जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एएलपी एंड टेक्नीशियन साइंस स्पेशल चैप्टर वाइज एमसीक्यू डिस्कशन में फिजिक्स सेक्शन में ग्रेविटेशन चैप्टर से संबंधित पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने एएलपी एंड टेक साइंस स्पेशल चैप्टर वाइज एमसीक्यू डिस्कशन में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से संबंधित क्वेश्चन को करा था। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग ग्रेविटेशन की बात करेंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से गिरकर कठोर तल से उछलता है, संघात में इसकी ऊर्जा 20% कम हो जाती है, अब कितनी ऊंचाई तक उछलेगी? मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि कोई पिंड है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे पिंड का मतलब क्या होगा, आप सभी याद रखिएगा कि फिजिक्स में पिंड का मतलब वस्तु होता है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कोई वस्तु जो है वो 10 मीटर की ऊंचाई से गिरकर कठोर तल से उछलता है और संघात में इसकी ऊर्जा 20% कम हो जाती है, यानी कि जब वो कठोर तल से टकराता है तो सर टकराने के दौरान उसकी ऊर्जा जो है वो 20% कम हो जाती है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब 20% ऊर्जा कम हो जाएगा तब वो कितना ऊपर उछलेगा, ये चीज आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चीजों को समझना चाहें तो हम लोग क्या कहेंगे कि गुरुजी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये कोई पिंड है, ये हमारा क्या है, तो सर कोई पिंड है और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये 10 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। मान लीजिए कि यहां से लेकर के यहां तक की ऊंचाई कितनी है, तो सर 10 मीटर है। ये 10 मीटर की ऊंचाई से गिरता है और जब ये गिरता है तो सर यहां पे ये इस कठोर तल से टकराता है। मान लीजिए कि ये तल है जो कि आपका क्या है सर, कठोर है, सॉलिड है, इससे टकराता है तो जाहिर सी बात है कि सर ये रिवर्स में भी क्या होगा, तो सर ये ऊपर उछलेगा। तो सवाल ये है कि जब ये यहां से गिर रहा है तो सर जैसे ही ये टकराता है तो इसकी ऊर्जा 20% कम हो जाती है, अब ये कितना उछलेगा? यानी कि ये जो आपका एच डैश है इसको आपको निकालना है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये सवाल तो बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? मेरे मित्र, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो पिंड है वो 10 मीटर की ऊंचाई से गिर रही है, इसमें कुछ ऊर्जा होगी या नहीं होगी? आप कहेंगे बिल्कुल होगी। आप किसी भी वस्तु के स्थिति के बारे में जब डिस्कस करते हैं तो क्या कहते हैं कि गुरुजी अगर हम लोग किसी वस्तु की स्थिति और ऊर्जा की बात करते हैं तो कहते हैं कि किसी भी वस्तु के स्थिति के चलते जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। क्योंकि यहाँ पे वस्तु 10 मीटर की ऊंचाई पे है तो जाहिर सी बात है कि जब वो 10 मीटर की ऊंचाई से गिर रहा होगा तो इसकी ऊर्जा कितनी रही होगी? आप कहेंगे सर इसकी ऊर्जा तो स्थितिज ऊर्जा के बराबर रही होगी, यानी कि पी के बराबर रही होगी। और पी किसके बराबर होता है चला? आप कहेंगे mgh के बराबर होता है। जब किसी वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिराइएगा तो उसका स्थितिज ऊर्जा आप क्या कहिएगा? आप कहेंगे mgh, या उसका ऊर्जा क्या कहिएगा? आप कहिएगा mgh। चला जी, आपके क्वेश्चन में ऊंचाई दिया हुआ है, m और g का वैल्यू ना दिया है, तो आप कहिएगा सर mg ऐसे ही रखने देते हैं और ऊंचाई की जगह 10 रख देते हैं। तो क्या कहिएगा कि गुरुजी जब वस्तु 10 मीटर की ऊंचाई से गिर रहा होगा, जब वस्तु क्या कर रहा होगा, 10 मीटर की ऊंचाई से गिर रहा होगा, तब उसकी ऊर्जा कितनी है? 10 mg। कितनी है सर? 10 mg। और जब ये गिरा होगा तल पे तब कहा जा रहा है कि संघात में इसकी ऊर्जा 20% कम हो गई। तो भाई मेरे, अगर हम इस टोटल एनर्जी को मान लें 100%, कितना मान लें? 100%। टोटल एनर्जी कितना? 100%। कितना है? 10 mg। तो सर इसका 20% ऊर्जा कम होगा। आप कहेंगे सर 20% कम होगा, मतलब अगर हम लोग बात करेंगे 20% कम ऊर्जा की तो जो होगा वो हमारा क्या होगा? तो आप कहेंगे कि 100 जब आप इसको माने हैं तो जाहिर सी बात है कि हम यहां पे 10 mg लिखेंगे, 10 mg लिखेंगे और साथ ही इनटू क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे सर कह रहा है कि 20% कम हो जाएगा तो 100 में से 20 घटेगा तो कितना होगा? 80। तो 80 बटा 100। अब सवाल है कि ये किसके बराबर होगी? ध्यान से समझिएगा कि ये जो आपने ऊर्जा निकाला है ये 10 मीटर की ऊंचाई से जब गिर रहा था तब इसको आपने 100% मान लिया। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब टकराया तो 20% ऊर्जा कम हुआ। तब भाई टकराया है तो यह ऊर्जा ना 20% कम हुआ, तो आप कहेंगे 10 mg इंटू 80/100, यह ना आप लिखे हैं कि जो 20% ऊर्जा कम होगा।
जाहिर सी बात है कि इसी ऊर्जा के साथ बॉल उछलेगा। आप कहेंगे बिल्कुल। चला जी, उछलेगा तो कुछ ना कुछ ऊंचाई भी तो होगा। आप कहेंगे वे है ना एच डैश लिखे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि 20% ऊर्जा कम होने के बाद जो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा होगी वो किसके बराबर होगी उछलने में? आप कहेंगे इसके बराबर होगी। तो चला जी, ई वाला ऊंचाई जब हमको निकालना है तो आप कहिएगा सर 20% कम ऊर्जा जो है वो वस्तु का टकरा के उछलने वाला ऊर्जा होगा। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? mg ऊंचाई कितना माने? तो सर इसको तो आप h डैश माने हैं, तो 10 mg इंटू 80/100 इक्वल टू क्या हो गया? mgh हो गया। चलो जी, जब इस जीरो को इसके साथ सेटल करना चाहेंगे तो आपको कोई दिक्कत होगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो ई जीरो को एकरा साथ सेटल कर दीजिए। ये जो mg है इस mg को इधर कैंसिल कर दीजिए। अब बताइए ना h डैश इक्वल टू कितना हो गया? आप कहेंगे गुरुजी 8 मीटर हो गया। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी में है। तो जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न मिले तो मेरे मित्र आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बस दिक्कत क्या होती है, तो हम लोग एग्जाम हॉल में प्रेशर में आ जाते हैं और चीजों को समझ नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये गलती आप दोबारा मत कीजिएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर जा रही है, उसमें टी आवर्तकाल का एक सरल पेंडुलम रखा हुआ है। लिफ्ट के ऊपर जाते समय आवर्तकाल होगा टी के बराबर, टी से कम, टी से अधिक, अज्ञात। क्या होगा इसका आंसर? अब बहुत सारे मित्र यहां पे कंफ्यूज कहां पे करते हैं, क्योंकि आप सबों को मालूम है कि जो हमारा सिंपल पेंडुलम होता है, जो हमारा सिंपल पेंडुलम होता है इसकी आवर्तकाल कितनी होती है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी सिंपल पेंडुलम की आवर्तकाल t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L/G होता है। जो सिंपल पेंडुलम होता है उसका आवर्तकाल कितना लिखते हैं? तो गुरुजी t इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट अंडर L/G। और आप कहते हैं कि गुरुजी इसका मतलब यह हुआ कि t जो है वो लंबाई के समानुपाती होती है, जबकि जो t है वो गुरुत्वीय त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल बढ़ेगा, घटेगी तो आवर्तकाल घटेगा, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा तो आवर्तकाल क्या होगा? घटेगा। अब ये घटेगा, आप कहेंगे ये बढ़ेगा। ये कंसेप्ट तो सबके माइंड में फिक्स है। अब जनरली हम लोग यहां पे क्वेश्चन को देखने के साथ क्या करते हैं कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर जा रही है, तो आपको मालूम रहता है कि गुरुजी कोई भी चीज ऊपर जाएगी या नीचे आएगी तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। तो जाहिर सी बात है कि जो सिंपल पेंडुलम है यहां पे भी गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा, और जब गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। मेरे मित्र आप सभी यहां पे टी से अधिक जो है वो टिक लगा करके चले आते हैं और बाद में पता चलता है कि ये क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। आप कहेंगे ऐसे कैसे गलत हो गया? तो ध्यान दीजिएगा मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि अगर कोई लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर जाता है, अगर कोई लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर जाता है तो इसमें जो वस्तु या व्यक्ति रहता है उसके भार में आभासी कमी आती है। सॉरी, भार में क्या होती है सर? आभासी वृद्धि होती है। यानी कि यहां पे आपको जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तो भार में कुछ ना कुछ परिवर्तन दिखेगा, नीचे आएगा तो भार में परिवर्तन दिखेगा। और आप कहते हो कि गुरुजी जब ए त्वरण से ऊपर जाएगी लिफ्ट तो वस्तु का आभासी भार जो है वो क्या होगा? बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। यानी कि जब लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जाता है तो जो वस्तु का भार होता है, कौन सा सर? आभासी भार, वो किसके बराबर होता है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी mg प्लस ma के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? mg प्लस ma के बराबर होता है। जब लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रहा है तो आभासी भार इसके बराबर होता है। यहां पे हम m कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा? g प्लस a। मतलब यह हुआ कि जब लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रहा है तो जो व्यक्ति है उसमें सर उस पे जो त्वरण लग रहा है वो गुरुत्वीय त्वरण और जो लिफ्ट का त्वरण है दोनों के संयोग के रूप में लग रहा है। आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि डेरिवेशन तो यही बता रहा है। और मेरे मित्र जो आपका टी आवर्तकाल का सिंपल पेंडुलम है वो कहां पे रखा हुआ है? लिफ्ट में। किस चीज के रूप में देखा जाएगा? एज अ वस्तु के रूप में देखा जाएगा। तो आप कह रहे टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L/G हो जाएगा। ये तो जब आवर्तकाल आपको बताया जा रहा है तब ना, और जब लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रहा है तो आप कहेंगे सर ये जो जी है यहां पे ये हो जाएगा टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L/G प्लस ए। क्या हो जाएगा? G प्लस ए। क्यों? क्योंकि ये जो आभासी भार है G प्लस ए के रूप में ये तो आएगा ही आएगा, m तो कॉमन ही रहेगा।
मतलब ये हुआ कि सर जब यहाँ पे जी था तो आपने ये रिलेशन बताया, लेकिन इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे जी प्लस है, ये तो बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। और जब सर ये बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, आप कहेंगे घटेगा, और सही आंसर आप कहिएगा जो आवर्तकाल होगा वो टी से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये चीज आप हमेशा अपने माइंड में रखिएगा कि जब भी लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जाएगी तो उसमें जो व्यक्ति या वस्तु होगा उसके आभासी भार में क्या होगी, वृद्धि होगी, जो कि आपका किस रूप में देखने को मिलेगा, तो गुरुजी mg प्लस ma के रूप में देखने को मिलेगा। किस रूप में देखने को मिलेगा, mg प्लस ma के रूप में देखने को मिलेगा, या फिर m इंटू जी प्लस ए के रूप में देखने को मिलेगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्या पूछा जा रहा है कि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 है। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंचा उछलता है तो चंद्रमा पर वह कितनी ऊंचाई तक उछल सकता है। अब यहां पे भी आपको फंसाया जा सकता है। आपके एएलपी और टेक्नीशियन एग्जाम में सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं सर। ये जो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं सर, ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और मैं चैप्टर वाइज उठा रहा हूं ताकि आपको पता चल पाए कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका लेवल क्या रहता है, कैसे पग पग पे आपको न्यूमेरिकल से कंसेप्ट से मुलाकात होती है। क्वेश्चन करा जा रहा है कि चंद्रमा पर जी का मान जो है वो पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 है, सदियों से आप सबों को मालूम है। फिर कहा जा रहा है यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंचा उछलता है तो चंद्रमा पर वह कितना ऊंचाई तक उछल सकता है। भाई कोई भी पृथ्वी पे जंप मारता है ना, तो कहा जा रहा है कि पृथ्वी पे 1.5 मीटर ऊंचा अगर कोई उछल सकता है तो चंद्रमा पे कितना उछलेगा। कहिएगा ये कैसे निकलेगा। तो मेरे मित्र यहां पे आपको एक डेरिवेशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh का याद रखना चाहिए, क्योंकि यहां पे वेग और ऊंचाई में आपको संबंध पता चलता है। और मेरे मित्र इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक तरफ पृथ्वी लिखते हैं और दूसरे तरफ चंद्रमा लिखते हैं, और दोनों में क्या करते हैं तो सर एक लाइन लिखते हैं कि माना कि पृथ्वी पर प्रारंभिक वेग, माना कि पृथ्वी पर प्रारंभिक वेग u1 है और अंतिम वेग क्या है तो सर v1 है। ऊंचाई क्या है उछलने का, तो गुरुजी ऊंचाई h1 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, h1 मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि चंद्रमा पे हम मान लेते हैं कि प्रारंभिक वेग हमारा क्या है, तो चंद्रमा पे हमारा प्रारंभिक वेग u2, अंतिम वेग हमारा क्या है, तो यहां पे हम अंतिम वेग जो है वो क्या मान लेते हैं तो सर v2 मान लेते हैं, और ऊंचाई हम यहां पे क्या रखते हैं तो सर h2 मान लेते हैं। और मेरे मित्र दोनों जगह पे बस इस वाले इक्वेशन का अनुपात निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति चंद्रमा पे उछले या पृथ्वी पे उछले, उछलेगा कहां से तो सर 0 से। तो एक चीज तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि प्रारंभिक वेग पृथ्वी पे भी क्या होगा 0, प्रारंभिक वेग चंद्रमा पे भी क्या होगा 0। और मेरे मित्र यहां पे एक चीज और हम मान लेते हैं कि माना कि दोनों जगह अंतिम वेग बराबर है, यानी कि दोनों जगह v1 इक्वल टू क्या है तो सर v2 है, यानी कि अंतिम वेग पृथ्वी पे भी बराबर है उछलने का, चंद्रमा पे भी बराबर है। क्या करना है तो सर इस इक्वेशन का अनुपात निकालना है। कैसे तो सर अब तो आपको सारा डाटा दिया हुआ है। अगर आप बात करेंगे इस इक्वेशन के अनुपात की तो आप कहेंगे सर हम लोग सरल शब्दों में लिख सकते हैं कि जो पृथ्वी पे ये इक्वेशन आएगा वो हमारा क्या आएगा, आप कहिएगा v1 स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा हमारा u1 स्क्वायर प्लस 2gh1। ध्यान दीजिएगा कि सर यहां पे जो है वो हम लोग क्या करते हैं तो जो हमारा g है उसको g1 मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि पृथ्वी की बात कर रहे हैं तो हमको लगना चाहिए कि सारा डेरिवेशन पृथ्वी पे हो रहा है। तो v1 स्क्वायर इक्वल टू u1 स्क्वायर प्लस 2g1h1। ठीक है सर, इसका अनुपात हम ले लेते हैं, तो अनुपात लेंगे तो सर ये वाला साइन जो है वो हट जाएगा, वो हटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। v2 स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं u2 स्क्वायर प्लस 2g2h2 लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल। मेरे मित्र आप सभी क्या कहिएगा कि गुरुजी जब आप ये कह रहे हैं कि ये दोनों का अनुपात लिखना है तो ये डेरिवेशन तो हमारा ऐसे भी तो हो सकता है v1 स्क्वायर बटा v2 स्क्वायर इक्वल टू u1 स्क्वायर प्लस 2g1h1 बटा u2 स्क्वायर प्लस 2g2h2 बिल्कुल लिख सकते हैं। चला
जब अनुपातें निकालना है तो ये तो हम आपको समझाने के दृष्टिकोण से बताएं, ये आपको फेयर तरीके से बता दिए, तो अब इसका कोई जरूरत नहीं है। ध्यान से समझिएगा चीजों को। क्या कि हमने बोला कि प्रारंभिक वेग पृथ्वी पर 0, प्रारंभिक वेग चंद्रमा पर 0, तो un स्क्वायर ऊपर है, u2 स्क्वायर नीचे है। क्या कहिएगा कि गुरुजी न सिर्फ प्रारंभिक वेग आपने 0 बताया, बल्कि यह भी बताया कि दोनों जगह v1 और v2 बराबर है। तो सर v1 और v2 बराबर है, मान लीजिए 1 के इक्वल टू 1 है या 4 इक्वल टू 4 है, तो क्या 4/4 कीजिएगा तो कितना आएगा? आप कहिएगा सर ये क्या आएगा? तो v1 और v2 बराबर है, तो क्या कहिएगा कि गुरुजी v1/v2 इक्वल टू 1। अरे कितनों बड़ा नंबर लीजिएगा, अब यहां पे 14 इक्वल टू 14 कर दे तो क्या कहिएगा? 1 होगा। 214 इक्वल टू 214 कर दे 1 होगा। तो यहां पे v1 स्क्वायर बटा v2 स्क्वायर है। आप कहेगा सर 1 का स्क्वायर करके क्या फायदा होगा? ये जो टोटल वैल्यू है, ये टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा चला जी? आप कहिएगा गुरुजी टोटल वैल्यू 1 हो जाएगा। किसके बराबर होगा? तो सर यहां पे u1 स्क्वायर है, प्रारंभिक वेग u1 कितना? 0, 0 का स्क्वायर करके क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तो गुरुजी यहां पे हम 0 नहीं लिखते हैं, सीधे ये वाला डाटा लिख देते हैं। कितना? 2g1 इंटू h1। अब ध्यान दीजिएगा कि यहां पे u2 स्क्वायर है, कितना माने हैं सर? 0। तो क्या कहिएगा कि गुरुजी ये भी 0, लिखने का कोई जरूरत नहीं है, तो 2g2h2 लिख देते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। क्या कहिएगा कि 2g1 इंटू h1 इक्वल टू हो जाएगा 2g2 इंटू h2। मेरे मित्र, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी यहां पे 2g1 है, पृथ्वी पर g का वैल्यू कितना? आप कहिएगा 9.8। चंद्रमा पे तो सर 9.8 का 1/6। तो ध्यान दीजिएगा कि यहां पे 2 इंटू g1 के जगह क्या रखते हैं सर? 9.8। 9.8 इंटू क्या लिखते हैं सर? तो सर h1 पृथ्वी पर कितना उछल रहा है? 1.5 मीटर, तो इंटू 1.5 कर लीजिए। इक्वल टू क्या कहिएगा गुरुजी? 2g2। तो यहां पे 9.8/6 यानी कि 2 इंटू 9.8/6। और क्या निकालना है? तो गुरुजी चंद्रमा पर कितना उछलेगा, यानी कि इंटू h2। क्या हो जाएगा सर? h2। ध्यान दीजिएगा कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 तो ऐसे ही चल जाएगा। आप कहिएगा बिल्कुल चल जाएगा। अब यहां पे 9.8 ऊपर में है, 9.8, ये भी 9.8, ये भी 9.8, कट गया सर। अब देखिए यहां पे आपका क्या बचा? तो आप कहेंगे गुरुजी इधर हमारा 1.5 बच रहा है और इधर हमारा कितना बच रहा है? तो 1/6h बच रहा है, 1/6h2 बच रहा है। हम खाली h कह रहे हैं, h2। ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या कहिएगा कि गुरुजी ये h2 इक्वल टू हो जाएगा 15×6 = 90, यानी कि 9.0 मीटर। यानी कि ये जो h2 है ये क्या है? तो सर जो आपने चंद्रमा पे ऊंचाई बोला है, किसका? व्यक्ति के उछलने का। तो आप बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मेरे मित्र, इस टाइप के भी सवाल पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं इन सब प्रश्नों का कंसेप्ट भी आपको अपने माइंड में रखना होगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पूछा जा रहा है कि मान ले एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर है और त्रिज्या 1/3 के बराबर है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g है तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा? ये प्रश्न मैंने आपको पीछे के सेशन में करवाया है और ये क्वेश्चन एलपी एग्जाम में पूछे गए थे। इस तरह के कई सवाल रिपीट किए गए थे और सारा का पैटर्न एक ही था सर। तो सवाल ये है कि ये कैसे बनेगा? मेरे मित्र, आसानी से बनेगा। यहां पे जी का फॉर्मूला तो आप सबों को मालूम होगा कि गुरुजी क्या होता है? G_me/RE²। ध्यान दीजिएगा कि me बोले तो मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी का द्रव्यमान, RE बोले तो पृथ्वी की त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ। यहां पे हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी ये जो गुरुत्वीय त्वरण है ये कहां पे है? ये पृथ्वी पे है। कहां पे है? पृथ्वी पे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई एक काल्पनिक ग्रह है और उस ग्रह का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान के आधे के बराबर है। तो मेरे मित्र यहां पे मान लेते हैं कि माना कि
माना कि ग्रह का द्रव्यमान, माना कि ग्रह का द्रव्यमान क्या मान लें सर, तो सर m मान लेते हैं। कितना है, तो पृथ्वी के द्रव्यमान का आधा है, तो me/2 है। माना कि ग्रह का द्रव्यमान कितना है सर, m = me/2। अब जो त्रिज्या है उसको मान लेते हैं सर पृथ्वी की त्रिज्या का 3 गुना, सॉरी पृथ्वी की त्रिज्या का तिहाई है, 3 गुना नहीं है। तो क्या हो जाएगा, तो सर RE × 1/3। इसी को हम RE/3 ना लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल, ये चला जी, ई वाला वैल्यू तो हर जगह सेम में ना रहेगा। आप कहिएगा बिल्कुल। तो देखिए ना, यहां पे हमने मान लिया कि ग्रह का द्रव्यमान me/2, त्रिज्या RE/3। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जी डैश ग्रह का जो घूर्णीय त्वरण होगा वो क्या होगा। आप कहेंगे गुरुजी जी का वैल्यू तो रहने दीजिए, क्या है, तो सार्वत्रिक नियतांक है, कहियो ना बदलेगा। अब me की जगह क्या रखिए सर, तो me/2 रखिए। अब बटा पृथ्वी की त्रिज्या का 1/3 है त्रिज्या, तो RE/3 का स्क्वायर ना कीजिएगा, लीजिए जी me/2। आई क्या हो जाएगा सर, तो सर ये हो जाएगा RE² अब बटा 9। इसको सॉल्व कीजिए जी me/2 इंटू 9 बटा क्या लिखिएगा सर, तो आप कहेंगे गुरुजी 9/RE² लिखेंगे। चला जी, अब यहां पे इसको अगर आप सजा के लिखना चाहें तो 9/2 इंटू GME/RE² ना लिख सकते हैं। ई वाला जो वैल्यू है अगर हम सजा के 9/2 GME/RE² ना लिख सकते हैं। आप कहेंगे काय नहीं लिखेंगे, शौक से लिखिए। चला जी, पृथ्वी पर जी कितना है, तो सर GME/RE²। यहां कितना है, तो GME/RE²। तो क्या ई वाला वैल्यू को हम इससे रिप्लेस कर दें, आप कहेंगे शौक से कीजिए। तो चला जी, इसी को हम 9/2 इंटू जी लिखते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख दीजिए। तो यह ना आंसर है कि जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि मान लीजिए एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर है, त्रिज्या 1/3 के बराबर है, तो उस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा। आप कहेंगे 9/2 इंटू जी होगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप कहिएगा कि सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस तरह के 3-4 सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए थे इस चैप्टर से संबंधित, तो इसका आप खास ख्याल रखिएगा और मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहा जा रहा है कि यदि एक गेंद को 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है तो 6 सेकंड के बाद उसका विस्थापन का परिमाण कितना होगा। अब बहुत सारे मित्र यहां पे भी सोच में पड़ जाते हैं कि गुरुजी विस्थापन पूछ दिया है, जबकि विस्थापन जो है वो हम लोग मोशन और टाइम में खाली यूज करते हैं न। चला, अगर किसी वस्तु को हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो जो उसकी ऊंचाई होती है, इस टाइप के क्वेश्चन में वही विस्थापन होता है। मतलब यहां जो विस्थापन की बात की जा रही है वो क्या है, तो सर h है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गेंद को 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है। मतलब यह हुआ कि क्वेश्चन में प्रारंभिक वेग u कितना दे दिया है, गुरुजी 40 मीटर पर सेकंड। अब कहा जा रहा है कि 6 सेकंड के बाद उसका विस्थापन क्या होगा, यानी कि t कितना है, तो गुरुजी 6 सेकंड। फिर क्या कहा जा रहा है कि उसका विस्थापन क्या होगा, h = व्हाट, h = व्हाट। जबकि वस्तु को ऊपर फेंका जा रहा है तो गुरुत्वीय त्वरण तो स्वतंत्र होगा सर। कितना लेंगे, तो आप कहेंगे पृथ्वी से ऊपर फेंक रहे हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लीजिए, कोई दिक्कत। अब जरा सा इस दिए गए वैल्यू पे आप गौर फरमाइए और फॉर्मूला को यहां पे लाने की कोशिश कीजिए। क्या कहिएगा कि गुरुजी हम सबों ने पढ़ा है h = होता है ut + ½ GT²। क्या होता है, ut + ½ GT²। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ये तो तब होता है जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रहा होता है। h = ut + ½ GT²। गुरुत्वीय त्वरण धनात्मक कब लेंगे, जब वस्तु को सर ऊपर से नीचे छोड़ा जाएगा। लेकिन वस्तु को तो नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, आप कहिएगा गुरुत्वीय त्वरण ऋणात्मक होगा। तो फॉर्मूला कौन आएगा, आप कहेंगे सर यहां पे प्लस ना आएगा, यहां पे प्लस ना आएगा, क्या आएगा, h = ut - ½ GT² आएगा। काहे, तो वस्तु को ऊपर फेंका जा रहा है तो गुरुत्वीय त्वरण ऋणात्मक लेंगे। ये छोटा सा दिक्कत था चला,
जिसको आप सभी कहीं ना कहीं करते रहते हैं और आंसर बाद में नहीं आता है, इसलिए मैंने इसको पढ़ाने के क्रम में लपेटा है। तो आप इस चीज का ख्याल रखिएगा कि जब वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण पॉजिटिव लेंगे। जब वस्तु ऊपर से नीचे गिर रहा होगा, गुरुत्वीय त्वरण ऋणात्मक लेंगे, सॉरी गुरुत्वीय त्वरण धनात्मक लेंगे। और जब हम लोग नीचे से वस्तु ऊपर से नीचे गिर रहा होगा, गुरुत्वीय त्वरण धनात्मक लेना है। और जब वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका जाएगा तो गुरुत्वीय त्वरण ऋणात्मक लेना है। यहां पे समझ गए होंगे चीजों को। अब बात करते हैं सर सारे वैल्यू की, तो रख दीजिए u कितना है, तो गुरुजी 40, टाइम कितना है, तो गुरुजी 6 माइनस हाफ, जी का वैल्यू कितना रखिएगा 9.8, टी स्क्वायर, तो 6 के 36। सर इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो पॉइंट हटा दीजिएगा यहां से 10, और 40 छके कितना हो जाएगा 240, अब माइनस, देखो माइनस के बदला एरो लगा रहे हैं, 240 माइनस ये कितना हो जाएगा सर, काट दीजिए इसको, कितना बार में कटेगा, 2 चौका 8, 49, 49 दूना 98 सर ना, हाँ 9 दूना 18, 4 दूना 8 1 9। अब और कटेगा क्या सर, 18 दूना 36 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। अब और कटेगा क्या, नहीं कटेगा सर, तो ये तो दिक्कत हो जाएगा। चला फिर सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि काट गलत रहे हैं। चलो हाफ इंटू 9.8 करते हैं, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर करते हैं। चला 9.8 जो ले रहे हैं तो हम लोग 10 भी तो ले सकते हैं, जी का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो 10 भी तो ले सकते हैं, 10 में पॉइंट का झंझट नहीं रहेगा। टी स्क्वायर कीजिए 36, 2 5 10, 6 5 30, 5 3 15 3 18, देखो सर 60 मीटर। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आप कहोगे सर 9.8 नहीं लिए, आपको गुना करने में भारी लग रहा था। चला भारी तो लग ही रहा था कि अब 9.8 को हमको फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ता, सीधा सीधा 10 लिए। और अमूमन जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर जी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो सर 10 मान के लिया जा सकता है। और ध्यान दीजिएगा कि 9.8 भी माना जा सकता है सर। तो यहां पे हम वैल्यू कुछ भी रखेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो इसी के अप्रोक्स आएगा। लेकिन 10 रखे तो सर हमारा आंसर मिल गया, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग इस पे भी 9.8 पे भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ पर घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। ऑप्शन है 0 जूल, 4000 जूल, तीसरा ऑप्शन है 8000 जूल, चौथा ऑप्शन है 4 लाख जूल। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? बहुत सारे मित्र सोच रहे होंगे कि गुरुजी इसको तो सॉल्व करना बहुत तीर मारने वाला काम हो जाएगा। चलो जी, इसको तो सॉल्व करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आपको हमेशा यह ध्यान में रखना है, हमेशा यह ध्यान में रखना है कि अगर कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पे क्या कर रही होती है, गमन कर रही होती है। यहां पे हम व्यक्ति लिए हैं, आप वस्तुओं ले सकते हैं। तो अगर कोई वस्तु या व्यक्ति किसी वृत्ताकार पाथ पे गमन कर रहा होगा तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि उस केस में उसका जो विस्थापन होगा एक पूरा चक्कर लगाने में, विस्थापन एक पूरा चक्कर लगाने में, एक पूरा चक्कर लगाने में जो विस्थापन होगा वो क्या होगा? तो सर 0 होगा। क्वेश्चन करा जा रहा है कि जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ पे घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। यहां पे कार्य क्या होगा? आप कहेंगे बल गुना विस्थापन। चला जी, कार्य ना कहिएगा कि बल गुना विस्थापन होगा सर जी। आए अब यहां पे कह रहे हैं कि सर उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूमेगा, मार्ग वृत्ताकार इलिप्टिकल कहते हैं ना, एक चक्कर पूरा करेगा ना, तो जहां से चलेगा वहीं पे आएगा। विस्थापन क्या होगा? 0। तो सर यहां भी तो विस्थापन 0, तो बल गुना 0 मतलब कार्य 0। सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए हुआ। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई वस्तु या व्यक्ति किसी वृत्ताकार मार्ग पे चल रहा है तो एक पूरा चक्कर लगाने में जो उसके द्वारा तय की गई विस्थापन होगी वो क्या होगी? 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी फिर हम लोग ये क्या कहते हैं कि किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही जो वस्तु या व्यक्ति का गति होता है वो एक त्वरित गति का उदाहरण होता है।
तो चेला जी इसलिए कह रहे होते हैं कि जो त्वरित की बात करते हैं तो त्वरण को लपेटते हैं। त्वरण का मतलब हुआ वेग में परिवर्तन की दर। अब यहां पे अगर कोई वस्तु एक समान वेग से, मान लीजिए कि यह आदमी है, ये 40 मीटर पर सेकंड के वेग से इस पे गतिमान है, तो सर जो वेग में से गतिमान है तो यहां पे परिवर्तन या तो इस मैग्नीट्यूड को चेंज करने से आएगा वेग में, या फिर डायरेक्शन चेंज करने से आएगा। क्योंकि वृत्ताकार मार्ग में वस्तु या व्यक्ति का जो डायरेक्शन होता है वो हर एक बिंदु पे चेंज होते रहता है। हम लोग इसीलिए कहते हैं कि वृत्ताकार गति जो होती है वो एक समान त्वरित गति का उदाहरण होता है। क्योंकि वेग में परिवर्तन सर परिमाण और डायरेक्शन दोनों से संभव है, तो यहां पे परिमाण नहीं बदलता है, डायरेक्शन बदलते रहता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये एक समान त्वरित गति का उदाहरण होता है। और अगर कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पे चल रही होती है तो एक पूरा चक्कर लगाने के बाद उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन 0 के बराबर होता है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कि उत्प्लावकता बुयांसी सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं, सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? मेरे मित्र, चूंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था और मेरे ख्याल से इसमें कोई दम नहीं है, आप में से बहुत सारे मित्र होंगे जो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं और आंसर की उम्मीद आप सबों से करूंगा। ऐसे मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि जो उत्प्लावकता है, यहां पे इसी को उत्प्लावन बल भी कहा जाता है। और ध्यान में रखिएगा कि यह सिद्धांत भी मैं आपको बता देता हूं कि उत्प्लावकता का सिद्धांत कहता है अगर किसी वस्तु को पानी में, जल में पूर्णतः या फिर आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उस वस्तु के भार में आभासी कमी होती है, और ये जो आभासी कमी होती है वो वस्तु द्वारा विस्थापित जल के भार के बराबर होता है। अब आपको यह बताना है यह सिद्धांत किसने दिया था, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन कि किसी वस्तु का प्लायन वेग उसके द्रव्यमान m पर किस प्रकार निर्भर करता है? यह अनुक्रमानुपाती होता है m स्क्वायर के, m के, m नॉट के, m⁻⁻1 के। बहुत सारे मित्र ऑप्शन पढ़ के ही यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं और कहीं ना कहीं क्या मारे के सोच में सर गलत आंसर टिक करके आते हैं, जबकि आपको यहां पे ये समझना होगा कि यहां पे बात प्लायन वेग की जा रही है। प्लायन वेग को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं गुरुजी? एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। किला जी, जो प्लायन वेग होता है किसी भी वस्तु का वो रूट अंडर 2gr के बराबर होता है। मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो पलायन वेग के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, यानी कि v के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, वो क्या होता है? रूट अंडर 2gr होता है। जहां पे g क्या है तो सर गुरुत्वीय त्वरण है, r क्या है तो गुरुजी पृथ्वी की त्रिज्या है। इसका मतलब यह हुआ कि जो किसी भी वस्तु का पलायन वेग है वो वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी वस्तु के प्लायन वेग को ज्ञात करने के लिए हमको किसकी जरूरत होती है तो सर गुरुत्वीय त्वरण और पृथ्वी की त्रिज्या की जरूरत होती है। वस्तु के द्रव्यमान का तो हम लोग कहीं पे यूज ही नहीं करते हैं। मतलब साफ है कि किसी भी वस्तु का जो पलायन वेग होता है वो उस वस्तु के द्रव्यमान, आकार, आकृति इन सभी पे निर्भर नहीं करता है। मतलब यह हुआ कि सर यहां पे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि किसी वस्तु का पलायन वेग उसके द्रव्यमान m पर किस प्रकार निर्भर करता है, यह अनुक्रमानुपाती होता है। तो आपके ऑप्शन में m स्क्वायर के आप कहेंगे नहीं, m के आप कहेंगे नहीं। अब यहां पे है m नॉट, तो सर m नॉट का मतलब क्या हुआ गुरुजी? m नॉट का मतलब हुआ 0। m नॉट का मतलब 0, मतलब कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं है। किस पे सर? तो सर मास पे। अगर हम समानुपाती m⁻⁻1 के कहेंगे तो इसका तो आंसर निकलता है, इसका कुछ वैल्यू होता है, लेकिन m⁻0 इसको m नॉट पढ़ते हैं, मतलब मास का कोई यूज नहीं है। तो सही आंसर कौन लेके जाएगा? ऑप्शन नंबर सी लेके जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न सर पूछे गए थे। बहुत सारे मित्रों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी, ये प्लायन वेग क्या है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग प्लायन वेग की बात करते तो क्या कहते हैं कि गुरुजी ये वैसा न्यूनतम वेग है, एस्केप वेलोसिटी जो है वो एक ऐसा न्यूनतम वेग है, एक ऐसा मिनिमम वेलोसिटी है जिससे अगर किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंक दिया जाए तो सर वो पृथ्वी पर वापस लौट के नहीं आएगा। और आप सबों को ध्यान में रखना होगा कि पृथ्वी पर किसी भी वस्तु का जो प्लायन वेग होता है, पृथ्वी पर किसी भी वस्तु का जो वी होता है वो कितना होता है? तो सर वो होता है 11.8 किलोमीटर पर सेकेंड। कितना होता है? 11.8 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब यह हुआ कि अगर किसी वस्तु को पृथ्वी से इस वेग से
ऊपर में ब्रह्मांड की ओर फेंक दिया जाए तो सर वो पृथ्वी पे फिर रिटर्न नहीं आएगी। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कि 2 किलोग्राम तथा 4 किलोग्राम के दो पिंड क्रमशः ए और बी हैं। ध्यान दीजिएगा कि दो पिंड है, एक पिंड आपका ए है जिसका द्रव्यमान कितना है 2 केजी, और दूसरा है आपका बी पिंड जिसका द्रव्यमान कितना है 4 केजी। दोनों को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। ये जो ऊंचाई है सर ये कितना है सर 100 मीटर का है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि ऊंचाई से ये पिंड एक साथ गिराए जाते हैं तो धरातल पर बी से पहले पहुंचेगा, धरातल पर बी से पहले पहुंचेगा, अच्छा बी से पहले ए पहुंचेगा, यहां पे ये सेंस होना चाहिए। फिर धरातल पर ए से पहले पहुंचेगा बी, और दूसरा ऑप्शन है कि ए और बी दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? अब बहुत सारे मित्र यहां पे सस्पिशन में रहते हैं। सस्पिशन दो तरीके से आता है। पहला चीज तो कुछ मित्रों के माइंड में चल रहा होता है कि गुरुजी हम लोगों ने तो पढ़ा है ग्रेविटेशन में कि अगर किसी वस्तु को मुक्त रूप से ऊपर से नीचे गिराई जाती है तो वस्तु का द्रव्यमान कुछ भी हो वो क्या होगा सर समान समय में पृथ्वी पे पहुंचेगा। लेकिन मेरे मित्र यहीं पे आपको ये चीज याद भी रखना होगा कि जिस एक्सपेरिमेंट की बात हम लोग कर रहे हैं कि किसी दो वस्तु को चाहे वो किसी भी द्रव्यमान का हो उसको ऊपर से नीचे गिराया जाए, तो वहां पे हम एक शब्द लगा रहे हैं मुक्त रूप से। और जैसे ही हम लोग किसी भी वस्तु के फ्री फॉल की बात करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी वस्तु मुक्त रूप से तभी गिरती है जब उस पर गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा और कोई बल कार्य नहीं कर रहा होता है। और मुक्त रूप से गिरना केवल निर्वात में संभव है, आपके इन्वायरमेंट में संभव नहीं है, क्योंकि एयर हर जगह पे है। तो जब एयर का रेसिस्टेंस होगा और दो अलग अलग द्रव्यमान के वस्तु ऊपर से नीचे गिराएंगे तो वो वस्तु पहले नीचे गिरेगा जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा। कब? जब एयर का रेसिस्टेंस होगा तब। लेकिन यहीं पे अगर क्वेश्चन में कह दिया जाता कि निर्वात में एक लाइन लगा दिया जाता कि निर्वात में 2 किलोग्राम तथा 4 किलोग्राम के दो पिंड क्रमशः ए और बी हैं और 100 मीटर की ऊंचाई से उसको गिराया जा रहा है, तो हम कहते हैं सर निर्वात में अगर 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाएगा तब तो समान समय पे पहुंचेगा। लेकिन यहां पे निर्वात की चर्चा नहीं की गई है, वैक्यूम की चर्चा नहीं की गई है। तो जाहिर सी बात है कि किसी भी दो अलग अलग द्रव्यमान के वस्तु को ऊपर से नीचे गिराएंगे तो एयर का रेसिस्टेंस होगा, यानी कि वायु जो है उसको प्रतिरोध करेगा, वायु उसको अवरोध उत्पन्न करेगा। जो एयर का ड्रैग होगा सर वो उसको रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा। जो एयर का विस्कोसिटी होगा, श्यानाकर्षण होगा, वो उसको डिस्टर्ब करेगा। और ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि गुरुजी जब हमारे क्वेश्चन में निर्वात का जिक्र न किया हो, सीधे सीधे वायु की बात की जाए, तो हम सरल शब्दों में कहेंगे कि दो अलग अलग द्रव्यमान वस्तु को जब किसी ऊंचाई से गिराया जाएगा और वायु का प्रतिरोध वहां पे मौजूद रहेगा तो यह संभव है कि जो ज्यादा भारी होगा वो पहले गिरेगा। तो क्वेश्चन के अनुसार जो 4 केजी वाला वस्तु है ये 2 केजी वाले से ज्यादा भारी होगा। और मेरे मित्र आपके इस क्वेश्चन के अनुसार जो बी है, बी वो क्या होगा ए से पहले पहुंचेगा। बी क्या होगा ए से पहले पहुंचेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर बी की धरातल पर ए से पहले पहुंचेगा बी। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि मुक्त रूप से अगर कोई वस्तु को गिराया जा रहा है वहां पे निर्वात की बात की जा रही है तो सर वस्तु का द्रव्यमान कुछ भी हो वो समान समय पे गिरेगा। लेकिन अगर हम लोग किसी बाहरी इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो वहां पे चूंकि एयर का ड्रैग लगता है, एयर का विस्कोसियस जो फोर्स होता है वो लगता है, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि जो भारी वस्तु होगा वो पहले गिरेगा, जो हल्का होगा वो बाद में गिरेगा। कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। आइए अगला और लास्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस जगह जी का मान सर्वाधिक होता है, यानी कि जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है ये सर्वाधिक कहां पे होता है। नो डाउट आप सबको मालूम है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, तो गुरुजी परिवर्तित होता है। और भाई मेरे आप सबको मालूम है कि जो हमारा अर्थ है वो क्या है, तो आप कहते हैं सर नारंगी के आकार का है। और जो अर्थ में सर इस तरह की लाइन देखते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, आप कहते हैं सर ये तो 2 बराबर भाग में बांटता है, देख रहे हम लोग क्या कहते हैं भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं भूमध्य रेखा कहते हैं। और ये जो है ये हमारा क्या होता है नॉर्थ पोल, और ये क्या होता है हमारा साउथ पोल। मेरे मित्र आप सबको मालूम है कि जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो भूमध्य रेखा पे क्या होता है, तो सर मिनिमम होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पे मिनिमम यानी कि न्यूनतम होता है, जबकि ध्रुव पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे क्या होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे क्या होगा जी का मान, आप कहेंगे सर जी मैक्सिमम होगा। और मेरे मित्र आपके क्वेश्चन में है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर
तो यहां पे हमने अर्थ के स्ट्रक्चर की बात करा तो आपने कह दिया सर आसानी से कि भूमध्य रेखा पे न्यूनतम होगा, ध्रुव पे मैक्सिमम होगा। लेकिन यहां पे माउंट एवरेस्ट की चोटी की बात की जा रही है, तो आपको तो यह भी मालूम है ना चेला जी कि अगर हम ऊपर जाएं या फिर नीचे आए तो गुरुत्व त्वरण का मान आप कहेंगे घटेगा। लेकिन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक होता है। तो माउंट एवरेस्ट की चोटी मतलब हम क्या कर रहे हैं, तो सर एक ऊंचाई की बात करें, गुरुत्व त्वरण तो घटेगा, ये भी आंसर नहीं होगा। कुतुब मीनार की चोटी, सर ऊंचाई की बात कर रहे हैं, गुरुत्व त्वरण घटेगा। विषुवत रेखा पे आप कहेंगे सर विषुवत रेखा जिसको इक्वेटर लाइन बोला जाता है, भूमध्य रेखा बोला जाता है, सर यहां पे तो आप ही ने बताया है कि न्यूनतम होता है। तो क्या अंटार्कटिका में किसी स्थान पे, बिल्कुल सर, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आप कहोगे कैसे, तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ये जो अंटार्कटिका है, ये जो अंटार्कटिका है ये कहां पे है सर, तो सर पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव के नजदीक है। मेरे मित्र जो अंटार्कटिका है वो कहां पे है, तो सर पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव के नजदीक है, यानी कि साउथ पोल के आसपास है। और आपने क्या पढ़ा है कि सर ध्रुव पे तो जो गुरुत्व त्वरण का मान होता है वो सर मैक्सिमम होता है। तो मेरे मित्र जब अंटार्कटिका आपके साउथ पोल के आसपास में है तो जाहिर सी बात है कि गुरुत्व त्वरण का मान सर्वाधिक क्या होगा, तो सर हमारे ऑप्शन के अनुसार अंटार्कटिका में किसी स्थान पे होगा। और साथ ही आप सबों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अगर आप सभी एएलपी और टेक्नीशियन का अभी से कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, लाइफ साइंस और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग दोनों को, तो सर आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस आरआरबी एएलपी एंड टेक स्पेशल जनरल साइंस बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग कॉम्बो बैच में। मेरे मित्र ये जो बैच है ये आपका आज ही से स्टार्ट हुआ है, यानी कि आज है आपका 10 दिसंबर और आज ही से स्टार्ट हुआ है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलेगी, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल होगा, ई बुक होगा, सारी चीजें होगी। और साथ ही इसका जो प्राइस है सर वो अभी आपका 399 है और कुछ दिन के बाद सर ये प्राइस आपको बढ़ा हुआ मिल सकता है। तो अगर आप अभी से एएलपी और टेक की तैयारी करना चाहते हैं तो सर हमारे साथ आप इस बैच में जुड़ सकते हैं। ध्यान में रखिएगा कि ये बैच आपको कहां पे मिलेगा, तो सर ये बैच हमारे द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिलेगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस लिंक के सहारे ऐप को डाउनलोड करके उस पर रजिस्टर हो सकते हैं और साथ ही रजिस्टर होने के बाद आप इस बैच में इनरोल हो सकते हैं। अगर आपको इस कोर्स से संबंधित किसी भी तरह की अन्य जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप सबों को नंबर दिख रहा होगा या अदरवाइज नहीं दिख रहा है तो मैं यहां पे सर नंबर लिख देता हूं 9065970477। ये हमारा इंक्वायरी नंबर है सर, आप इस पे कॉल करके इस बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी ले सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि यहां तक के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को आप आसानी से समझ पाए होंगे और मेरे ख्याल से अब अगर आपको इस टाइप का प्रश्न दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।